ये अपने आप में हैरान करता है। लेकिन यहाँ हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक नहीं बल्कि 2 बार एटम बम धमाके की चपेट में आने के बावजूद जिंदा बच गया। कहते हैं न, जिसका हाथ रब ने थाम रखा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जिसमें किसी ने मौत को मात दे दी या कोई केवल अच्छी किस्मत से काल के चंगुल से निकल आया हो। ऐसा ही एक शख्स हुआ तसुतोमु यामागुची, सुटोमू यामागुची, जो दशकों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, में एक के बाद एक हुई परमाणु बमबारी के काफी नजदीक होते हुए भी बच गया। सोचिए, कोई एटम बम को झेलने के बाद भी जीवित बच सकता है। तसुतोमु यामागुची ने तो मानो कुछ इसी तरह से यमदूतों को चकमा दिया। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के पहले परमाणु बम विकसित किए थे। जब ये बनकर तैयार हो गए तो अमेरिका ने इन्हें जापान पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि एशियाई देश के नेताओं ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। अगस्त की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था और इसके ठीक 3 दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया। ये अनोखे नाम बमों के कोड वर्ड थे। जब परमाणु बम गिरा तो तसुतोमु यामागुची हिरोशिमा छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उस समय वर्षीय नेवल इंजीनियर अपने एम्प्ला मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के लिए 3 महीने की लंबी व्यापारिक यात्रा पर थे और अजीब इत्तेफाक था कि 6 अगस्त 1945 को शहर में उनका आखिरी दिन था। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने एक नए तेल टैंकर के डिजाइन पर लंबे समय तक काम किया था और वह अंततः अपनी पत्नी हिसाको और अपने नवजात बेटे कात्सुतोशी के पास अपने घर नागासाकी लौट रहे थे। टोक्यो वीकेंड की खबर के अनुसार उस सुबह लगभग 8:15 बजे यामागुची आखिरी बार मित्सुबिशी के शिपयार्ड की ओर जा रहे थे जब उन्होंने ऊपर एक विमान के ड्रोन की आवाज सुनी। आकाश में उन्होंने एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर को शहर के ऊपर उड़ते और पैराशूट से जुड़ी एक छोटी वस्तु को गिराते देखा। अचानक आसमान में तेज रोशनी फूट पड़ी। बस इतनी ही देर में एक कानफोड़ू बम बज उठा। इसके साथ आए लहर ने यामागुची को जमीन से खींच लिया, उन्हें बवंडर की तरह हवा में घुमाया और पास के आलू के खेत में गिरा दिया। यामागुची ग्राउंड जीरो से किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। बाद में उन्होंने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स को बताया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ अंधेरा था और मैं ज्यादा कुछ नहीं देख सका। ये सिनेमा के शुरू होने जैसा था। परमाणु विस्फोट ने सुबह के सूरज को लगभग धुंधला करने के लिए पर्याप्त धूल और मलबा हवा में घोल दिया था। उन्होंने आगे बताया, मैंने हिरोशिमा के आकाश में आग के एक मशरूमनुमा बादल को उठते हुए देखा। ये भयानक था। मेरा चेहरा और बाहें बुरी तरह जल गई थी और दोनों कान के पर्दे फट गए थे। परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा व नागासाकी में 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा हुई थी। इसके बाद यामागुची मित्सुबिशी शिपयार्ड के बचे हुए हिस्से की ओर बढ़े। वहां उन्हें अपने कलीग अकीरा इवानागा और कुनियोशी सातो मिले। ये दोनों भी विस्फोट से बच गए थे। एक परमाणु हमले के बाद एक बेचैन रात बिताने के बाद वे लोग 7 अगस्त को जागे और रेलवे स्टेशन की ओर चले दिए। उन्होंने सुना था कि ट्रेन किसी तरह अभी भी चल रही थी। शहर के कई पुल टेढ़े मेढ़े मलबे में तब्दील हो गए थे और एक नदी पार करने के लिए यामागुची को शवों की एक परत के बीच तैरने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टेशन पहुंचने पर वह जले हुए और हतप्रभ यात्रियों से भरी एक ट्रेन में चढ़ गए और अपनी नागासाकी की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी ट्रेन उन्हें आग, टूटी हुई इमारतों और सड़कों पर जली हुई और पिघली हुई लाशों के भयानक नजारों से होकर ले गई। यामागुची अगस्त को सुबह सुबह नागासाकी पहुंचे और लंगड़ाते हुए अस्पताल पहुंचे। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया वह उनके ही स्कूल का पूर्व सहपाठी था, लेकिन यामागुची के हाथों और चेहरे पर काले घाव इतने गंभीर थे कि वह व्यक्ति पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। यामागुची अपनी पत्नी और बच्चे के पास लौट आए। जब वह पट्टियों में लिपटा हुआ घर लौटे तो उनकी मां उन्हें भूत समझकर डर गई।
बुरी हालत में होने के बावजूद यामागुची ने 9 अगस्त की सुबह खुद को बिस्तर से बाहर निकाला और मित्सुबिशी के नागासाकी कार्यालय में काम के लिए पहुंचे। सुबह लगभग 11 बजे उनकी कंपनी के निदेशक के साथ बैठक हुई। उन्होंने हिरोशिमा में काम की पूरी रिपोर्ट की मांग की थी। इंजीनियर ने 6 अगस्त की बिखरी हुई घटनाओं के बारे में बताया कि कैसे आखिरी दिन उन्होंने चकाचौंध कर देने वाली रोशनी देखी और बहरा कर देने वाले धमाके को सुना। लेकिन किसी ने उनका भरोसा नहीं किया कि एक अकेला बम पूरे शहर को कैसे नष्ट कर सकता है। यामागुची उन लोगों को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी बाहर तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाका हुआ। यामागुची जमीन पर गिर पड़े, कमरे के शीशे टूट गए और सारा मलबा अंदर आ गया। बाद में उन्होंने अखबार द इंडिपेंडेंट को बताया, मुझे लगा कि मशरूम का बादल हिरोशिमा से ही मेरा पीछा कर रहा है। दरअसल इस बार परमाणु हमला नागासाकी पर हुआ था। सिंगल कोट। नागासाकी पर गिरा परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली था। यामागुची की पट्टियां फट गई थी और वह कैंसर पैदा करने वाले रेडिएशन की चपेट में आ गया, लेकिन कमाल है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 3 दिनों में दूसरी बार परमाणु विस्फोट का सामना किया था। वे भागकर अपनी पत्नी और बेटे के पास पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि घर का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन उनका परिवार ठीक था और उन्हें थोड़ी चोटें आई हैं। जब विस्फोट हुआ तब उनकी पत्नी ने एक सुरंग में शरण ले ली थी। ये भाग्य का एक और अजीब मोड़ था। यदि यामागुची को हिरोशिमा में चोट नहीं लगी होती, तो उनका परिवार इस तरह सतर्क न हो पाता और नागासाकी में मारा जाता। विस्फोट के 16 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक भाषण दिया जिसमें पहली बार परमाणु बम के बारे में का पता चला। विस्फोट में लगभग लोग तुरंत मारे गए थे और उसके बाद के हफ्तों में हजारों लोग मारे गए। ट्रूमैन ने अपने बयान में चेतावनी दी कि यदि जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो वह हवा से बर्बादी की ऐसी बारिश के लिए तैयार रहे, जैसी इस धरती पर कभी नहीं देखी गई। इसके बाद के दिनों में यामागुची पर रेडिएशन का असर दिखने लगा। उसके बाल झड़ गए, उसकी बाहों पर घाव खतरनाक हो गए और उसे लगातार उल्टियां होने लगी। 15 अगस्त को जब जापान के सम्राट हिरोहितो ने एक रेडियो प्रसारण में देश के आत्मसमर्पण की घोषणा की, तब भी वह अपने परिवार के साथ एक बम आश्रय स्थल में बंद थे। यामागुची ने बाद में द टाइम्स को बताया, मुझे जिंदा बच जाने के बारे में कोई एहसास नहीं था। मुझे न तो खेद था और न ही खुशी। मैं बुखार से गंभीर रूप से बीमार था, लगभग कुछ भी नहीं खा रहा था, यहाँ तक कि मुश्किल से पानी पी भी रहा था। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। फिर भी रेडिएशन रिस्क के इतने सारे पीड़ितों से उलट यामागुची धीरे धीरे ठीक हो गए और सामान्य जीवन जीने लगे। उन्होंने जापान पर कब्जे के दौरान अमेरिकी सशस्त्र बलों के लिए अनुवादक के रूप में काम भी किया और बाद में मित्सुबिशी में अपना इंजीनियरिंग करियर फिर से शुरू करने से पहले स्कूल में पढ़ाया। 50 के दशक में उनके और उनकी पत्नी के 2 और बच्चे भी हुए, जिनमें से दोनों लड़कियां थीं। यामागुची ने कविता लिखकर हिरोशिमा और नागासाकी की भयावह यादों को भुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने 2000 के दशक तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने अनुभवों पर कोई चर्चा नहीं की। वह परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए। बाद में उन्होंने 2006 में न्यूयॉर्क की यात्रा की और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में बात की। उन्होंने अपने भाषण में कहा, 2 बार परमाणु बमबारी का अनुभव करने और बच निकलने के बाद इसके बारे में बात करना मेरी नियति है। साल 2010 में 93 साल की उम्र में तसुतोमु यामागुची की मृत्यु हुई।